साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2013 मैथ्स पेपर। ये पेपर एवरेज पेपर था, मैं कहूँगा सिंपल एवरेज पेपर था। इसमें टफ क्वेश्चन बड़ी कम थे, बट फिर मैं कहूँगा कि जब मैं कोई पेपर डिस्कस कर रहा होता हूँ तो उसमें मैं आपसे कई कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूँगा। मैं आपसे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा एनआईटी के पेपर 2013 के। ये 50 क्वेश्चंस में कई कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो कभी ये ना सोचना कि आपने क्वेश्चन याद करना है, ट्राई करना है कि आपने कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो एनआईटी के सारे पुराने पेपर्स आप देखोगे उसमें सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्लीज कॉन्सेप्ट को समझना। और मैं स्टार्ट करने से पहले आपको फिर कहूंगा कि जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल इन्फोमैथ्स इंडिया, इसको प्लीज सब्सक्राइब करो। देन हमारा जो पेज है, फेसबुक पेज है इन्फोमैथ्स इंडिया, इसको लाइक करो। देन आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन, डिफरेंट हमारी वीडियोस, डिफरेंट हमारे पेपर डिस्कशन, कई फ्री लेक्चर्स होते हैं जो हम डाल देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2013 मैथ्स पेपर। सो एट फर्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर, सो फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का होगा। वो क्या, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड 6a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 6ca प्लस di, then what's the value of c and d? This is a polynomial. Okay, when some matrix is given and its polynomial is given, तो हम बच्चों को एक चीज बोलते हैं कि when there is some matrix and there is some polynomial, तो there is one very important theorem. That theorem is Cayley-Hamilton theorem. What Cayley-Hamilton theorem says? Cayley-Hamilton theorem क्या होती है? It says every matrix satisfies its own characteristic equation. This is the Cayley-Hamilton theorem. It says every matrix A satisfies its own characteristic equation. तो ये सारी बातें हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ वी आर गिवन दिस थिंग। तो हमने क्या किया, पहले इसको a से मल्टीप्लाई किया, करके इसको सिंपल सा पोलिनोमियल बना दिया। ओके, इसको a का पोलिनोमियल बना दिया। अब a से मल्टीप्लाई किया तो a इनवर्स इनटू a i हो गया, a स्क्वायर इनटू a क्यूब हो गया। दिस इज ca स्क्वायर, दिस इज d a इनटू i मींस a। ये आपका a का पोलिनोमियल बन गया, मैट्रिक्स a का पोलिनोमियल बन गया। और हमें पता है कि मैट्रिक्स a का पोलिनोमियल कौन सा होता है? वो होता है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाला बाय केली-हैमिल्टन थ्योरम। तो डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i निकाला हमने a में से लैम्डा i माइनस कर दिया। लैम्डा i का मतलब क्या होता है? i मींस की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और लैम्डा i मींस की डायगोनल में से इसके a के जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वहां से लैम्डा माइनस हो गया। बिकॉज आप बच्चों को पता है कि लैम्डा i का मीनिंग क्या होता है? लैम्डा i का मीनिंग होता है लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो ये हमने कहां से माइनस किया? a में से माइनस किया। तो a में से क्या माइनस होगा? डायगोनल एलिमेंट्स में लैम्डा माइनस हो जाएगा। ओके, दिस इज a माइनस लैम्डा i। इसकी डिटरमिनेंट को 0 कर दिया। ओके, तो इसको हमने ओपन किया। देखो, इसको ओपन कर रहे हैं हम डिटरमिनेंट को ओपन कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट को ओपन किया तो अल्टीमेटली लैम्डा की क्यूबिक इक्वेशन आ गई। सो बाय केली-हैमिल्टन, मैट्रिक्स A satisfies its characteristic equation. तो मैट्रिक्स A should satisfy this equation means कि यहाँ पर हमने A को पुट कर दिया, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो a क्यूब 6a स्क्वायर लैम्डा a 6 इंटू i, बिकॉज आप अगर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो 6 क्या बन जाएगा? 6i बन जाएगा। ओके, माइंड में रखना, 6 नहीं होगा, 6i होगा। ये आपके पास आ गई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। बट हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था a क्यूब प्लस ca स्क्वायर प्लस da माइनस 6i0। इसको नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करो। नंबर 1 नंबर 2 को कंपेयर किया तो आप देख सकते हो कि c क्या आ गया? c मींस कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर। यहाँ c क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर माइनस 6, तो c इज इक्वल टू माइनस 6। एंड da मींस a, d इज द कोएफिशिएंट ऑफ a, तो यहाँ d क्या है? 11। सो c इज माइनस 6, d इज 11। सो वेरी यूजफुल क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर थ्योरम जो लग रही है वो बड़ी यूजफुल थ्योरम है, केली
हैमिल्टन थ्योरम, ये एनआईटी की फेवरेट थ्योरम है। निमसेट के क्वेश्चन ऐसे काफी पूछे जाते हैं, तो सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, तो आपका आंसर आ गया। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, वी आर गिवन वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर ए इज j minus k, वेक्टर c is I minus j minus k, we have to find vector b satisfying these two conditions, a cross b plus c0, a dot b is equal to 3। मैक्सिमम बच्चे यहाँ क्या करते हैं, वेक्टर बी को यूम करेंगे xi, yj, zk, देन इसमें पुट करेंगे, देन इसमें पुट करेंगे, फिर दो इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे, बड़े मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आप चॉइसेस की हेल्प लिया करो। चॉइसेस में वेक्टर बी, ये चॉइसेस क्या वेक्टर बी है, तो देखो किस चॉइस का a डॉट बी 3 है। पहले आप ये देखो कि किस चॉइस का a डॉट बी 3 है। फर्स्ट चॉइस का मैं डॉट कर रहा हूं इसके साथ, तो डॉट इज 0 इंटू दिस -1 0, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -2 +2, तो 1 + 2 3 हो गया। फर्स्ट चॉइस का 3 आ रहा है, फर्स्ट चॉइस में भी राइट आंसर, फर्स्ट चॉइस में भी आंसर। अब मैं सेकंड चॉइस का देखता हूं, 2 इंटू 0 0, -1 एंड -2, -3 आ रहा है, सेकंड चॉइस इज नॉट आंसर। सेकंड चॉइस आपका -3, डॉट प्रोडक्ट -3 आ रहा है, तो सेकंड चॉइस तो आंसर नहीं है। ओके, फर्स्ट चॉइस में भी राइट आंसर, पर सेकंड चॉइस आपका आंसर नहीं हो सकता। ओके, नाउ थर्ड चॉइस को देखो आप, थर्ड चॉइस का क्या आ रहा है, 0 -1 +2, तो +1 आ रहा है, वो भी आपका आंसर नहीं है। फोर्थ चॉइस का देखो आप, 1 डॉट प्रोडक्ट देखो आप, 1 + 2 3 आ रहा है, तो फोर्थ चॉइस में भी आपका आंसर हो सकता है। आपके दो चॉइसेस का a डॉट b 3 आ रहा है, आइदर आपका आंसर क्या है, आइदर आपका आंसर फर्स्ट चॉइस है और आपका आंसर फोर्थ चॉइस है, बिकॉज इसका दोनों का डॉट इसके साथ 3 आ रहा है। तो ये कंडीशन दो जगह पर सेटिस्फाई हुई, दो जगह पे सेटिस्फाई हुई, तो मुझे अब इससे कोई फायदा तो हो गया, दो चॉइसेस हमारी फेल हो गई, दो चॉइसेस हमारी, इनमें दो में से एक आंसर है। अब चेक करो किसका a क्रॉस b प्लस c 0 है, आपको प्लस c करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ a क्रॉस b निकालो, बिकॉज a क्रॉस b क्या आना चाहिए, -c आना चाहिए। a क्रॉस b -c आएगा तभी उसका सम 0 आएगा ना, तो चेक करो कि किसका a क्रॉस b -c है, तो a ये रहा, और दो चॉइसेस आपको चेक करने के लिए, आइदर फर्स्ट चॉइस और फोर्थ चॉइस। तो मैं फर्स्ट चॉइस का a क्रॉस b निकालता हूँ, मैं फर्स्ट चॉइस का a क्रॉस b निकाल रहा हूँ। फर्स्ट चॉइस में क्या है, i, फर्स्ट रो क्या होता है i j k, सेकंड रो क्या होता है 0 1 -1, और ये आपका वेक्टर b मैंने क्या माना, फर्स्ट चॉइस माना, तो फर्स्ट चॉइस को मैंने वेक्टर b माना हुआ है, तो इसका मैं निकाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो -2 +1 -1 हो गया। ओके, और -j इंटू क्या होगा बताओ, -j इंटू 0, और ये आपका माइनस हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हो क्रॉस निकालना सारे बच्चों को आता ही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज 0 एंड दिस इज +1, ये हमारे पास आ गया -i + j + k, ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b। मैं जो देख रहा हूँ a क्रॉस b जो आ गया वो वेक्टर c का क्या आ गया, देखो यार वेक्टर c का नेगेटिव आ गया, वेक्टर c का नेगेटिव आ गया, इट मीन्स कि ये माइनस वेक्टर c आ गया, तो माइनस वेक्टर c प्लस वेक्टर c तो 0 हो गई, तो आपका आंसर फर्स्ट चॉइस राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन को चॉइसेस से करते हैं, पहले आपने डॉट निकाला जो बड़ा इजी है निकालना, फिर हमने क्रॉस निकाला, दोनों निकालने इजी है, दोनों को निकाला और चेक कर लिया आपने, सो सिंपल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी यूजफुल टाइप। मैंने आपको बार बार बोला है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, चार वी आर गिवन 4 सेट्स, ये 4 सेट्स का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज मैक्सिमम बुक्स में 3 सेट्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, मैं 4 सेट्स के कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। वी आर गिवन 4 सेट्स, we are given number elements of A, B, C, D. We are given each pair of sets. Each pair of sets has 15 common elements. Each pair of sets has 15 common elements. Each triplet of sets have 3 common elements, and 4 sets have no common element. Okay. So we are given we have to find union. हमें union find करना है, हमें क्या find करना है, यूनियन फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ 4 सेट्स। तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, 4 सेट्स के यूनियन का फॉर्मूला क्या है, 4 सेट्स हमारे पास है, उसके यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, एक एक को ऐड करो, Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, एक एक सेट को ऐड करो, दो वाले के दो के इंटरसेक्शन को माइनस करो, तो A इंटरसेक्शन B, दो के जितने पेयर्स बनेंगे उनको माइनस करना होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जितने दो के पेयर्स बनेंगे उन सभी को माइनस करना होगा। थ्री के जो ट्रिपलेट्स बनेंगे उनको ऐड करोगे। अब ये फार्मूला होता है आपके 4 के यूनियन का,
तीन तीन के जितने ट्रिपलेट्स बनेंगे उनको आप ऐड करोगे। ओके, चार चार का जितने आपके चार चार के ट्यूपल्स बनेंगे, जो चार चार के ट्यूपल्स होंगे, ट्यूपल्स, उसको माइनस करोगे। चार चार का तो वैसे एक ही बनेगा, बिकॉज चार चार ही सेट्स है तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, तो उसको आप माइनस करोगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मेन बात क्या होती है बच्चों के साथ से दो दो के पेयर्स कितने बनेंगे, तीन तीन के ट्रिपलेट्स कितने बनेंगे। देखो ये आपको थोड़ा सा ना इसके अंदर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन लगानी होगी। और चार सेट्स है, और चार सेट्स हमारे पास है, तो दो दो के पेयर्स कितने बनेंगे, तो दो दो के पेयर्स बनेंगे, दो दो के पेयर्स कितने बनेंगे 4c2। और चार सेट्स हमारे हैं, उनमें से मुझे दो दो के पेयर बनाने हैं। आपको पता है कौन सा पेयर बनेगा, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी। अगर ऐसे पेयर बनाऊंगे तो टाइम वेस्ट होगा। सीधी सी बात है कि 4c2 6 पेयर्स बनेंगे दो दो सेट्स के। तीन तीन सेट्स के ट्रिपलेट्स कितने बनेंगे, ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट मींस ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, वो कितने बनेंगे 4c3 बनेंगे, ट्रिपलेट्स बनेंगे 4c3। तो राइट दिस। सिमिलरली चार चार वाले कितने बनेंगे 4c4 बनेंगे। 4c4 हर बच्चे को पता है 1 होता है। तो ये आपका छोटा सा वी होता है कि ये कितने पेयर्स बनेंगे 4c2, ये 6 पेयर्स बनेंगे, ये 4c3, ये 4 ट्रिपलेट्स बनेंगे, ये 4c4 1 4 का ट्यूपल बनेगा। ओके, तो हमें पता लग गया। अब सभी में पहले आपने देखो इसमें 150, 180, 210, 240 मुझे गिवन है, वो यहाँ पुट कर दो। दो दो के इंटरसेक्शन में 15 15 एलिमेंट्स है, तो 15 15 15 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। 15 15 15 6 टाइम्स आपका हो जाएगा। आगे क्या है, थी सेट्स के, थी सेट्स में कितने कॉमन है, थी एलिमेंट्स कॉमन है। कितने थी सेट्स के ट्रिपलेट्स है, 4 ट्रिपलेट्स है, उसमें थी कॉमन है, 4 into 3 हो जाएगा, 4 into 3, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपका चार का क्या, वो तो एम्प्टी है, ये तो जीरो हो जाएगा, इसके तो कॉमन एलिमेंट जीरो हो गए। तो एक एक को ऐड कर दो, दो दो को माइनस कर दो, तो ये आपका फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे बना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास टोटल मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे बना। आपने देखा एक एक को ऐड किया, दो दो को माइनस करेंगे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पूरा नहीं लिखा, मैंने आपको पीछे पूरा लिख के दे दिया फॉर्मूला। ओके, अब एक एक को ऐड किया तो क्या हो गया 150, 180, 210, 240। ये आपने देखा पेयर्स कितने बने, 4c2 पेयर्स बने, हर पेयर में 15 एलिमेंट्स है, तो 4c2 into 15। ट्रिपलेट्स कितने बने, 4c3 ट्रिपलेट्स बने, ट्रिपलेट्स हर ट्रिपलेट में 3 एलिमेंट्स है, तो 4c3 into 3। और 4 के कितने बने, एक ही बना, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, तो दैट्स जीरो। बस आपका आंसर रेडी हो गया। सो आंसर इज 702। तो फॉर्मूला जो मेन चीज थी कि 4 के यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा। सिमिलरली 5 का भी फॉर्मूला होता है, 6 का भी फॉर्मूला होता है, बट अभी मैं आपको 4 का मैंने समझा दिया। तो 5 6 को इसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हो। तो आपके सामने है, राइट, दिस इज वेरी यूजफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी क्वेश्चन, बट एनआईटी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निमसेट में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वी आर गिवन स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू दिस पॉइंट, देन ABC क्या है। आपको पता है कि व्हेन पासिस थ्रू 1, -2, तो 1, -2 उसमें पुट कर दो, 1, -2 पुट कर दिया, तो ये आपने x को 1 डाल दिया, y को -2 डाल दिया, ये बन गया। तो ये आपको दिख रहा क्या बन गया, a + c = 2b, सो इट मींस a b c आर इन AP। तो आंसर क्या आ गया, फर्स्ट चॉइस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, आपको जस्ट पॉइंट डाला और आपने देखा जो बन गया वो उससे क्या शो हो गया, उससे शो हो गया कि ABC क्या हो गए, AP हो गए। सो ABC आर इन AP। वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, a 6-faced dice is biased one. Dice is biased one. It's thrice more likely to show odd number than to show even number. Means कि जो odd number की probability बनेगी, that's a thrice of probability of even number. It's thrown twice. Die is thrown twice. Die is thrown twice. Probability that sum of the numbers in 2 throws is even. तो पहली बात ये है कि जो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ओड आने की, वो क्या है 3 टाइम्स है। ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3 टाइम्स है देन टू शो इवन नंबर। तो लेट द प्रोबेबिलिटी टू शो इवन नंबर इज p, लेट प्रोबेबिलिटी टू शो इवन नंबर इज p एंड प्रोबेबिलिटी टू शो ओड नंबर इज नाउ 3p। इवन की अगर p है तो ओड की क्या होगी 3p होगी। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम 1 हो जाएगा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो उनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा 1 होगा, उससे p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू क्या आ गई 1/4 आ गई।
ये P 1/4, तो 3P क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास ओड नंबर क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ओड नंबर 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर 1/4। 3P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो आपके पास दोनों प्रोबेबिलिटी आ गई, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी और इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी। इट्स थ्रोन ट्वाइस। प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू थ्रोज इज इवन। मुझे बताओ, अगर आपने ट्वाइस थ्रो किया, सम इवन आ रहा है, तो इतना आपको पता है कि सम कब इवन आता है। आपने डाई को थ्रो किया, सम अगर इवन आता है, तो सम इवन आने के चांस क्या होते हैं कि दोनों जो है, दोनों आउटकम, बोथ आउटकम्स या तो ओड होंगे, बोथ आउटकम्स ओड होंगे, तब सम आपका इवन आएगा, है ना, या बोथ आउटकम्स इवन होंगे, बोथ आउटकम्स क्या होंगे, इवन होंगे, तब आपका सम इवन आएगा। इवन आने का चांस क्या होता है, दोनों ओड हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक 3, एक बार 3 आया, दूसरी बार फिर 3 आया, तो सम आपका ओड हो गया। या एक बार 2 आया, फिर आपका 4 आया, सम आपका इवन हो गया। यहाँ भी सम आपका इवन हो गया। तो सम इवन कब होगा, दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। तो आपको दोनों आइदर ओड करने हैं, दोनों आपको इवन करने हैं, वो पॉसिबिलिटी होगी। देन सम इज, देन क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर्स इन टू थ्रोज इवन होगा, सम ऑफ नंबर्स इन टू थ्रोज इवन होगा। So sum of is even when either both are odd or both are even. तो both are odd, उसकी probability क्या होगी, both are odd, उसकी probability है 3/4, 3/4. Or means this addition principle. Or means addition. Both are even, उसकी probability क्या है, 1/4, 1/4. तो आंसर आपका 5/8 आ गया। तो very simple question. Okay students, very simple question. Question number 6. We are given IN. We have to find I8 plus I6। वैसे तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, जिन बच्चों को स्टैंडर्ड फार्मूला आता है उसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ये हम क्लासेस में बच्चों को फार्मूला देते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है तो सीधा फार्मूला लगाओ। पर कई बच्चे कहते हैं सर हमें फार्मूला नहीं याद होता, हमें एक स्टेप करके दिखा दो, तो हम करके दिखाएंगे आपको। तो I8 क्या है, IN मीन्स I8, यहाँ पर हमारा IN ये है, तो IN को आपने ऐसा लिख लिया। मैं फार्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूँ। फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला क्या है आपको बता दूं पहले। फार्मूला हम जो क्लासेस में आपको बोलते हैं, तो फार्मूला क्या है, IN प्लस IN माइनस 2 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1। ये एक्चुअल फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपने कुछ नहीं करना था, n को 8 पुट करना था। इस फार्मूले में n को 8 पुट करना था, तो आपका आंसर आ जाना था। अदरवाइज अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 2 स्टेप लगेंगे, ज्यादा स्टेप नहीं लगेंगे। IN को लिखा आपने, IN क्या था, पावर n था, उसको आपने थोड़ा सा सेट कर लिया, उसकी पावर 2 बाहर निकाल ली, IN की पावर 2 बाहर निकाल दी, n-2 कर दिया, पावर 2 कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर को लिख लिया सेकंड स्क्वायर माइनस 1। ओके, tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर माइनस 1। अब इसको दो पार्ट्स हो गए इसके, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दैट, तो ये आपके दो पार्ट्स बन गए, राइट। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। ओके, ये आपने देखा कि IN में क्या था, tan की पावर n थी, यहाँ पर tan की पावर n-2 आ गई। IN में tan की पावर n थी, यहाँ tan की पावर n-2 आ गई। अगर वो IN था तो ये आपका IN-2 हो गया, अगर वो IN था तो ये आपका IN-2 हो गया। ओके, तो हमें चाहिए क्या था, IN, हमारा क्वेश्चन क्या था, IN प्लस IN-2, ये आपका IN-2 हो गया, है ना। IN-2 वहां गया, वहां जाके क्या बन गया, आपके लेफ्ट साइड में जाके क्या बन गया, IN प्लस IN-2 बन गया। तो क्वेश्चन क्या रह गया, बस क्वेश्चन अब आपका ये रह गया। अब ये आपका क्वेश्चन रह गया, तो अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन रह गया, तो tan को t पुट करेंगे, ये आपका dt हो जाएगा। tan को t पुट करोगे तो ये आपका पार्ट dt हो जाएगा। tan अगर t है तो सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होता है, dt होता है। तो t की पावर n-2 की इंटीग्रेशन, tan को t लिया तो 0 पे लिमिट 0 रहेगी और π/4 पे लिमिट 1 होगी। tan थीटा को हमने t लिया है, तो अगर आपका थीटा 0 है तो t आपका 0 हो गया, और थीटा अगर π/4 है तो t आपका 1 हो गया, है ना। अपर लिमिट आपकी 1 होगी, लोअर लिमिट आपकी 0 होगी, तो 0 to 1, तो t की पावर n-2, t की पावर n-2 की इंटीग्रेशन t की पावर n-1/n-1 फ्रॉम 0 to 1, तो 1 को पुट कर दिया अपर लिमिट को, और 1/n-1 आ जाएगा। 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, और 1 पुट किया तो 1 आ जाएगा, 0 पुट किया 0 आ जाएगा, तो जस्ट 1/n-1। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, IN प्लस IN-2 इज इक्वल टू 1/n-1। बस आप n की वैल्यू को पुट कर दो। अब n की वैल्यू क्या थी हमारी, 8 थी, उसको पुट कर दिया, तो आपका आंसर 1/7 आ गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने इसलिए करवा दिया कि बाई चांस किसी बच्चे ने फार्मूला नहीं सीखा होगा, तो वो कहेगा सर ये फार्मूला कैसे आया हमें बता दो,
तो मैंने उसको ड्राइव करना सिखा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वी आर गिवन अ ट्रायंगल एबीसी whose area is given, we are given value of side AB, we are given value of side AC, then we have to find the angle A. We have to find angle A. We are given area, we are given two sides passing through A, we are given two sides passing through A, we have to find the angle A. तो आपको पता है कि ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्यों सिंपल क्वेश्चन हो गया? आपको AB गिवन है, आपको AC गिवन है, आपको एरिया गिवन है, तो एंगल ए आपसे डिमांड कर रहा है। तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ बिकॉज मुझे दो साइड गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी ए सी ओके इनटू साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल। तो एरिया का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? हाफ ऑफ ए बी मीन्स कि दिस ए बी एंड ए सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। देखो आप, ये हमने कई बार क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ फॉर्मूला। ये आपका ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड आपकी सी है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बी सी। क्या होगा बोलो एरिया का फॉर्मूला? हाफ बी सी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम मीन्स साइन ऑफ एंगल ए। ये आपका एरिया का फॉर्मूला है। अब अच्छी बात ये है कि हमें एरिया गिवन है, हमें ये साइड BC का मतलब क्या हो गया? बी मीन्स कि दिस साइड, जो भी ये साइड बी मान लिया हमने, इसको हमने बी बोल दिया, इस साइड को हमने सी बोल दिया, ये दोनों साइड्स भी गिवन है, एरिया भी गिवन है, बस एंगल आ जाएगा अपने आप। तो सब कुछ हमें गिवन है, हमने एरिया डाल दिया, साइड बी डाल दी, साइड सी को पुट कर दिया, साइड बी 5 हो गई, साइड सी 8 हो गई, एरिया हो गया, साइन ए आ गया। तो एंगल ए क्या आ गया? एंगल ए आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री तो आइदर 60 डिग्री, अगर आपका एंगल एक्यूट है तो 60 डिग्री, और मैं क्या कर सकता हूँ? पाई माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री। तो आइदर एंगल 60 डिग्री, अब एक्यूट एंगल की बात करेंगे, और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करेंगे तो पाई माइनस 60 120 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया फर्स्ट चॉइस। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा फॉर्मूला था, वो आपको आना चाहिए था बस। क्वेश्चन नंबर 8, पर्सन ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 अटेम्प्ट्स। पर्सन बी hit the target 3 times in 4 attempts. Person C hit the target 2 times in 3 attempts. They fire a volley. Probability that target is hit at least 2 times. देखो यहाँ पर पहले आपको probability of hit चाहिए आपको 2 times की। तो पहले देखो कि probability of अगर if A hit the target उसकी probability क्या है? If A hit the target उसकी probability है 4 out of 5. If A hit the target उसकी probability 4 out of 5. बी हिट द टारगेट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4। सी हिट द टारगेट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आउट ऑफ 3। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट एटलीस्ट 2 टाइम्स। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आप टारगेट को हिट करना है, तो आपको बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। एटलीस्ट 2 टाइम्स कैसे हिट करेगा? ए ने हिट किया, बी ने हिट किया, सी ने मिस किया, दो एग्जैक्टली 2% ने हिट किया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जैक्टली 2% हिट कर रहे हैं। ए बी ने हिट किया, सी ने मिस किया, या बी सी ने हिट किया, ए ने मिस किया, या ए सी ने हिट किया, बी ने मिस किया। 2% ने हिट किया, एक ने मिस किया, तो तीनों ने हिट किया। हमें एटलीस्ट 2 हिट्स चाहिए, तो एटलीस्ट 2 हिट्स चाहिए, तो 2 का हिट्स भी हो सकता है, 3 का हिट्स भी हो सकता है। बस ये हमारा क्वेश्चन हो, ये हमारा रिक्वायरमेंट है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल से सब कुछ गिवन है, और इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट है, या इवेंट इंडिपेंडेंट है तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। और ये सभी इवेंट इंडिपेंडेंट है तो सभी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी कम्प्लीमेंट, ऐसे सारी हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कैसे करना है। अब नीचे आप देख सकते हो सोल्यूशन को, अब आप आराम से सोल्यूशन देखो। आपको मैंने बता दिया कि ये आपके केस बनेगा, ए बी हिट, सी मिस, ए सी हिट, बी मिस, बी सी हिट, ए मिस, 3% हिट, तीनों ने हिट कर दिया। अब आपको पता है हिट की प्रोबेबिलिटी ए की क्या है? 4/5। बी के हिट की प्रोबेबिलिटी क्या मैंने बताई थी? 3/4। सी के मिस की प्रोबेबिलिटी, सी के हिट की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। देखो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ए के हिट की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4 आउट ऑफ 5। बी के हिट की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3 आउट ऑफ 4। सी के हिट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 आउट ऑफ 3। ये हिट, ए हिट, बी हिट एंड सी मिस। मिस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 2/3। 1 - 2/3 मीन्स 1/3। सिमिलरली ए का हिट 4/5, बी का मिस देखो, बी का मिस कॉम्प्लीमेंट है, बी का मिस, तो 1 - 3/4 1/4। सी का हिट 2/3।
ए का मिस, ए का हिट का प्रोबेबिलिटी 4/5, ए के मिस की प्रोबेबिलिटी 1/5, बी का हिट, सी का हिट, तीनों का हिट, बस ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया 5/6। तो सो सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन हम देखा कि कितने इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तो आपको वैसे भी याद ही होगा, ये बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, इसका आंसर होगा 5/4। ओके, तो ये बड़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जब भी आप डीआई चैप्टर करते हो तो डीआई में स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वैसे भी एक रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट को सीधा लगा सकते हो, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये रिजल्ट दे रहा हूं आपको मैं, fx/fx f of π/2 - x, ये हम क्लासेज में आपको रिजल्ट देते हैं। कभी ऐसा आ जाए तो आपकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 5/4 होगी। ये क्या वही है? देखो ये आपका fx है, ओके, ये f of π/2 - x है। आप चेक कर सकते हो, sin π/2 - x, sin π/2 - x क्या होता है? cos x होता है, मीन्स वो cos x ही है, देख सकते हो cos x है, ये fx है, ये cos x है, उसका ये वाला बन गया फॉर्मूला, ऊपर भी fx है, ये fx है, ये fx है, ये f of π/2 - x है, और 0 to π/2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली 5/4। तो 5/4 बिना पेन चलाए इसका आंसर 5/4 होगा। ओके, तो एक तो वे ये है ऑब्जेक्टिव वे। अदरवाइज एक्चुअल वे क्या है? इसको पहले आई अज्यूम करोगे, एक्चुअल वे है कि इसको पहले आई अज्यूम करोगे, फिर आप फार्मूला लगाओगे। कौन सा फार्मूला लगाओगे? बड़ा फेवरेट फार्मूला हमारा मैथ्स का है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। x को क्या कर दो? a minus x पुट कर दो। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको पता है, ये फार्मूला बड़ी ज्यादा अच्छे फार्मूले में आता है। आपने x को क्या किया डेफिनेट इंटीग्रेशन में? डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने x को a minus x कर दिया, 0 to a इंटीग्रेशन सेम रहेगा। तो आपने यहाँ पर x को π/2 - x कर दिया, यहाँ पर भी x को π/2 - x कर दिया, x को a minus x कर दिया, ये a है, x को a minus x कर दिया, π/2 - x कर दिया, तो साइन कोस बन जाएगा, नीचे भी साइन कोस बन जाएगा, कोस आपका साइन बन जाएगा, साइन कोस बन जाएगा, कोस साइन बन जाएगा, ये भी आई हो गया, वो भी आई था, दोनों आई को ऐड कर देंगे, दोनों आई को ऐड कर दोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वो कट जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वैसे शॉर्टकट शुरू में बता दिया, दोनों को ऐड कर दोगे, थोड़ा सा आप देखो, वो आपका आई था, आपको गिवन आई क्या था? आपको गिवन आई ये था 0 to π/2, ऊपर क्या था? अनरूट साइन था, अनरूट साइन। अब दोनों आई को ऐड करोगे अगर आप, तो आप देख रहे हो कि एलसीएम दोनों का सेम रहेगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा? अनरूट साइन प्लस अनरूट कॉस, और डिनोमिनेटर क्या बनेगा? अनरूट साइन प्लस अनरूट कॉस। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जब दोनों को ऐड करोगे कट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा। दोनों को ऐड करोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, आपका 1 आ जाएगा, तो 2i इज 1, तो इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x होती है, 0 to π/2, और π/2 पुट कर दिया, तो 2i इज नाउ π/2, सो i इज 5/4। मैं जल्दी से इसलिए बताया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका शॉर्टकट क्या है। ये तो मैंने उन बच्चों को बताया जो बच्चे देखना चाहते हैं, सर हमें ये बताओ ये क्या लिखा हुआ आपने, तो मैंने उनको बताया, अदरवाइज तो शॉर्टकट जो सीधा था वो सीधा लगाते तो आपका आंसर 5/4 आता। ओके, सीधा 5/4 आता। ओके, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने उनको बच्चों को बताया, ये देखो शॉर्टकट है ये, राइट, ये शॉर्टकट है जो मैंने आपको सीधा बता रहा था, ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, तो बिना पेन चलाए आपका आंसर 5/4 आ जाएगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन कई है, ये तो आपने एक क्वेश्चन देखा, ऐसे तो क्वेश्चन बड़ी ज्यादा हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये तो डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, और आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जब भी ओमेगा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? हमेशा 0 होता है, और ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। दो बातें आपको, जब भी ओमेगा क्वेश्चन आएगा, दो बातें आपको पता होनी चाहिए, राइट। ओके, अब स्टार्ट करो, अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना शुरू करेंगे हम। तो पहले ट्राई करो कि कोई चीज इजी बन जाए। आपको दिख रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों थोड़े से, तीनों की मैं बात करूंगा। 1 प्लस ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ओमेगा। एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1। विद द हेल्प ऑफ दिस, अब तीनों आपका जो कॉलम 1 है उसके तीनों एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। देखो 1 प्लस ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया -1। देखा, आपकी फर्स्ट कॉलम सिंपल हो गई, तो फर्स्ट कॉलम में से, फर्स्ट रो में से ओमेगा बाहर निकालो, सेकंड रो में से ओमेगा बाहर निकालो, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया।
तो फर्स्ट रो ये रहेगी, आपने फर्स्ट रो में से ओमेगा कॉमन लिया, सेकंड रो में से ओमेगा कॉमन लिया, ये हमारे पास रह गया। अब इसके बाद आप कुछ भी लगाना चाहो ऑपरेशन लगा दो, या थोड़ा और सिंपल करना चाहो और सिंपल कर सकते हो आप, आपके ऊपर है कि कितनी जल्दी आप ऑपरेशन लगाना चाहो, ऑपरेशन अभी भी लगा सकते हो आप। अदरवाइज आपने क्या किया, आपने यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड कर दिया, तो उससे क्या हो गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, 2 एलिमेंट 0 बन गए। आपने कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड कर दिया, 2 एलिमेंट 0 बन गए, उसे खोलना थोड़ा इजी हो गया। देखो आपकी विश, जब भी खोलना चाहो खोल सकते हो। ये तो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, और आपको ऑपरेशन लगाना नहीं अच्छा लग रहा तो खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो इसको ओपन किया, अब मैंने ओपन किया इसको बिकॉज अब डिटरमिनेंट इजी होगी ओपन करनी। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, दिस इंटू ये हमारे पास रह गया। तो सिंपल सी हमारी डिटरमिनेंट आ गई -3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास डिटरमिनेंट बन गई -3 ओमेगा स्क्वायर। इसको ओपन कर सकते हो, आप देख सकते हो ये डिटरमिनेंट आ गई है। ओके, तो आपका आंसर आ गया -3 ओमेगा स्क्वायर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो डिटरमिनेंट को ओपन करना था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वी आर गिवन 3 वेक्टर्स and they are the edges of parallelepiped. They are the edges of parallelepiped. Then the volume of the parallelepiped क्या है? आपको पता है कि parallelepiped क्या होता है? parallelepiped होता है कि अगर पैरेललोग्राम को 3D में ले जाओ, ये आपका पैरेललोग्राम है, ओके, ये आप पैरेललोग्राम को 3D में ले जाओगे तो क्या बनेगी फिगर, पैरेललोपिप्ड। तो पैरेललोपिप्ड की ऐसी फिगर होती है, दिस इज अ पैरेललोपिप्ड। तो इसकी 3 एजेस होती हैं। जैसे आपका रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो वो पैरेललोपिप्ड है, जिस रूम में आप बैठे हो पैरेललोपिप्ड है, तो उसकी 3 एजेस होंगी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ओके, इसकी 3 एजेस होगी। इसका वॉल्यूम हमने क्लासेस में क्या बताया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। इसका वॉल्यूम क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी, ये इसका वॉल्यूम होता है। तो आज हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। क्या होता है वो, डिटरमिनेंट होता है। फर्स्ट रो वेक्टर ए, सेकंड रो वेक्टर बी, थर्ड रो वेक्टर सी। तो वॉल्यूम क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। ये आपका फर्स्ट रो वेक्टर ए हो गया, देखो 2 -3 0, 2 -3 0, सेकंड रो 1 1 -1, थर्ड रो 3 0 -1। इसको ओपन कर दो, आंसर इज 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितने फ्री के क्वेश्चन है ये, प्रोवाइडेड आपको कॉन्सेप्ट आता हो। ये क्वेश्चन फ्री के नंबर हो गए, है ना, बिल्कुल फ्री के नंबर हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। इन जीपी consisting of positive terms, each term equals the sum of next two terms. Then the common ratio GP क्या है, each term is equal to sum of next two terms। तो आप क्या करोगे, आप GP ले लिया आपने AR square, तो each term means मैंने first term ले ली, first term is now sum of next two terms, first term is equal to sum of next two terms, तो A is equal to AR plus AR square। ओके, फर्स्ट टर्म इज सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। ए कट गया हमारा, आर की क्वाड्रेटिक बन गई, आर को मैंने रूट्स निकाल लिए बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड आर की 2 वैल्यूज आ गई। बट आपको क्या बोला गया, टर्म्स पॉजिटिव बोला गया है। टर्म्स पॉजिटिव मींस आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। आपको पता है टर्म्स पॉजिटिव है तो आपकी ए पॉजिटिव है, टर्म्स पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है, तो आर शुड बी पॉजिटिव। अगर आर नेगेटिव हो गया तो सेकंड टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो आर शुड बी पॉजिटिव। तो 2 वैल्यू आपकी आ रही हैं, जो आर की वैल्यू पॉजिटिव है उसको आप एक्सेप्ट करोगे, तो ये वैल्यू आर की पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू आर की नेगेटिव है, उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, इस वैल्यू को आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आंसर क्या हो गया, डी चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो 12 का आंसर डी चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन इज गिवन दिस मच, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भी। अब हर बच्चे को पता है कि sin x by 1 plus cos x क्या होता है। देखो ये हम क्लासेस में, मैं अभी आपके सामने बैठा हूं तो मैं सारे क्वेश्चन कर रहा हूं, अदरवाइज हर बच्चों को पता है। तो फार्मूला होता है हमारी क्लास में, क्या फार्मूला होता है, tan x by 2। ये क्या होता है, tan x by 2 होता है। किसी को नहीं समझ आ रहा तो आप साइन और cos का फार्मूला लगा दोगे। देखो साइन का फार्मूला क्या होता है, 2 sin हाफ एंगल cos हाफ एंगल। 1 प्लस cos का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस cos स्क्वायर हाफ एंगल। तो tan इनवर्स tan x by 2 हो गया। tan इनवर्स tan x by 2 मींस कि जस्ट x by 2 हो गया, जस्ट फंक्शन क्या हो गया, x by 2 हो गया, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 by 2 हो गया। तो आंसर फर्स्ट चॉइस, सो सिंपल। ओके, तो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर 1 by 2 आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, sin x plus 1 is equal to cos x in between 0 to 2 pi। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जैसे मर्जी करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 1 को इस साइड रखो, sin x को वहां ले जाओ, देन आप स्क्वेयरिंग भी कर सकते हो, या आप इसको किसी और वे से, देखो हमने 1 को इधर रखा, इधर लेके, देन हमने दोनों साइड को √2 से डिवाइड कर दिया,
दोनों साइड्स को √2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज आपको पता है कभी आपके पास छोटी सी चीज होती है वाली a sin थीटा प्लस b cos थीटा, कभी आपको लगे इसको सोल्व करने में मुश्किल आ रही है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड विद अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे डिवाइड कर दो। ओके, ये आपको क्लासेस में सिखाया जाता है। तो ये आपके पास इससे क्या होता है, एक साइन बन जाता है, एक आपका मल्टीपल कॉस बन जाता है। तो आपने यहाँ a क्या यहाँ पर 1 है, यहाँ b क्या 1 है, तो आपने अंडर 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर मींस √2 से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, दोनों साइड को अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस इससे डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि आप इसको साइन 45 डिग्री कह सकते हो, इसको cos 45 डिग्री कह सकते हो, इसको साइन का फॉर्मूला बनाओ या वह cos का फॉर्मूला बनाओ। अगर इसको cos 45 डिग्री कहोगे और इसको साइन 45 डिग्री कहोगे तो ये फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, आप देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ मुझे, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला। तो ये cos ऑफ x प्लस 45 डिग्री का फॉर्मूला बन गया, cos ऑफ x प्लस पाई बाय 4, आपकी लेफ्ट साइड क्या बन गई cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 क्या होता है cos ऑफ पाई बाय 4। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बातें कर रहा हूँ, आपको समझाने में टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज बड़ी सिंपल बातें हो रही हैं। तो ये बन गया। अब cos इज इक्वल टू cos, तो cos इज इक्वल टू cos होता है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मैं cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो दिस x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बस अब आपके पास पूरा आंसर आ चुका है। तो आपको आंसर इन बिटवीन 0 to 2 पाई चाहिए, इन बिटवीन 0 to 2 पाई चाहिए, तो देखो एक बार n को 0 डाला, अगर n को 0 डालते हो तो एक आंसर आता है, प्लस लिया तो एक आंसर आपका 0 आ गया। अगर आपने n को 0 लिया और यहाँ प्लस लिया तो आपका एक आंसर 0 आता है, तो एक आंसर तो मुझे 0 मिल गया। और अगर आपने n को 1 लिया, n को 1 लिया तो ये 2 पाई हो गया, और 2 पाई तो चॉइस में नहीं है, ना ही मुझे चाहिए, और बीच में माइनस लिया, n को 1 लिया बीच में माइनस लिया, तो देखो एक और आंसर आ गया। हमने n को 1 लिया, यहाँ माइनस पाई 4 लिया, वहां पर प्लस पाई 4 आ गया, प्लस पाई 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 पाई माइनस पाई 4 माइनस पाई 4, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2 क्या होता है, 3 पाई बाय 2 होता है। तो ये भी आपका एक आंसर आ गया 3 पाई बाय 2, तो एक आपका आंसर 0 आ गया, एक आपका आंसर 3 पाई बाय 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, दोनों आंसर किसके बीच में आ गए, 0 to 2 पाई के बीच में आ गए, तो आपका आंसर आ गया डी चॉइस। ओके, तो ये क्वेश्चन में आंसर कुछ और भी होंगे, ये ना सोच ये दो आंसर के अलावा भी आंसर है, तो आपको आंसर चाहिए और इन बिटवीन 0 to 2 पाई चाहिए, तो 0 to 2 पाई दो ही आंसर आए हैं। ओके, नाउ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सारे बच्चों को, सो आंसर इज नाउ डी चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है पहले भी। Let Tn denotes the number of triangles which can be formed by using the vertices of a regular polygon of n sides। तो आपको पता है कि जब भी ट्रायंगल्स की बात होती है तो कितने ट्रायंगल्स बना सकते हो पॉलीगन से आप। अगर पॉलीगन में n पॉइंट्स है तो ट्रायंगल कितने होते हैं, nc3। पॉलीगन में अगर n पॉइंट्स है तो ट्रायंगल होते हैं nc3 प्रोवाइडेड नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इतने होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, यहाँ चलो ये तो बताया नहीं गया, हाँ देखो यहाँ पॉलीगन बताया गया है, डेफिनेटली नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन बताया गया, रेगुलर पॉलीगन मींस इक्वल साइड इक्वल एंगल, तो नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो उस केस में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला ये होता है, तो Tn मींस Tn का फॉर्मूला ये होता है, तो Tn प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 C3, और Tn का फॉर्मूला क्या है, nc3, दिस इक्वल टू 21। बस ये छोटी सी दो चीजें आ गई हैं, इसको ओपन करो और n की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके आगे आप सोल्व भी ना करो, चॉइसेस में आपको n दिया हुआ है, यहाँ चॉइसेस के n को पुट कर दो, चॉइसेस के n को पुट कर दो। आपने n को 7 पुट किया, आप पहले 5 भी पुट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5 डालोगे तो 63 20 होता है, अब 5 डालोगे तो 63 20 होता है, तो 20 माइनस समथिंग 21 नहीं हो सकता, फर्स्ट चॉइस फेल। सेकंड चॉइस 7 डालोगे तो 8c3, 8c3 कितना होता है, 8c3 आपका आप निकाल सकते हो, 8c3 आपका फैक्टोरियल 8 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5, 8 इंटू 7 इंटू 6 आपका 56 होता है, तो ये 56 हो गया। वो आपका कितना होता है, 35 होता है।
ये आपका 35 होता है, तो 56 में से 35 माइनस करोगे तो आपको 21 मिल जाएगा। तो आंसर इज नाउ n इज इक्वल टू 7। तो आपका आंसर बी चॉइस हो गया। तो आपने देखा कि क्वेश्चन बड़ा इजी है। अप टू 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, बड़े इजी क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या है, वी आर गिवन मीन्स ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन and we are given x1 mean less than x2 mean and x mean is the mean of the combined distribution। आपको पता है कि जब combined distribution होती है उसका mean क्या होता है, that's always in between the individual means। तो combined mean is always in between the individual means। ये combined mean है, that's always in between the individual, इसका mean, x1 का mean and x2 का mean। तो answer is D choice। this is a simple result जो आपको पता होगा कि जब कमांड मीन लेते हो दोनों मीन के बीच में होगा, तो आंसर इज डी चॉइस। वेरी सिंपल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 17 तो आपको पता ही है कि बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है सभी बच्चों का। एरिया इंक्लोज विद इन द कर्व मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1। तो ये कर्व क्या है, ये कर्व है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 4 स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी, यहाँ से आपकी 4 स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। वो 4 स्ट्रेट लाइंस को अगर देखोगे तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से 4 स्ट्रेट लाइन कौन सी बनेंगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ये 4 स्ट्रेट लाइंस बन जाएंगी। और इस 4 स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करोगे, आपको दिख रहा है 2 लाइंस पैरेलल है, ये 2 लाइन पैरेलल है और ये 2 लाइन भी पैरेलल है, मींस की पैरेललोग्राम तो बन गया। ये 2 लाइंस पैरेलल है, 2 लाइंस पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया। आपको ये पता है कि इसका स्लोप है, इन 2 लाइन का स्लोप क्या है, इन 2 लाइन का स्लोप है -1, इन 2 लाइन का स्लोप क्या है, +1 है। सो ये जो पैरेललोग्राम है उसका एंगल 90 हो गया, पैरेललोग्राम का एंगल 90 हो गया, तो ये रेक्टेंगल तो बन गया। पैरेललोग्राम बना पहले, उसका एंगल 90 कर दिया, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइन है उनका स्लोप -1 है। ये जो 2 पैरेलल लाइन है उसका स्लोप +1 है, इनका प्रोडक्ट और स्लोप -1 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट और स्लोप -1 हो गया। सो दिस इज नाउ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल स्क्वायर बना नहीं बना, वैसे तो रेक्टेंगल बनना ही काफी होता है, बिकॉज आपको एरिया चाहिए, तो एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर रेक्टेंगल को स्क्वायर करो, एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा। तो अब आप देखो, जब इनको प्लॉट करोगे, अब इसको प्लॉट करो या ना प्लॉट करो आपकी विषय। अगर प्लॉट करोगे तो आपके पास 4 लाइंस बनी है। आप देख सकते हो कि पहले का ग्राफ, पहला क्या बना, पहले का जो 2 पॉइंट्स आएंगे क्या आएंगे, x0 y1 y0 x1 1 0 0 1, ये फर्स्ट लाइन होगी, ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। इसके पैरेलल ये आपकी सेकंड लाइन होगी। सेकंड लाइन को भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, x0 y-1 x0 y-1 x y0 तो x-1 y0 तो x-1 x0 तो y-1, ये 2 स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बना के दिखा दी। सिमिलरली यहाँ पर भी x0 तो यहाँ पर x0 तो y-1, यहाँ पर x0 तो y-1, देखो x0 तो y-1 और y0 तो x1, y0 तो x1, ये थर्ड स्ट्रेट लाइन बन गई। ये आपकी थर्ड स्ट्रेट लाइन कौन सी बन गई, देखो x0, यहाँ देखो, एक मिनट जरा इसको आराम से देखते हैं। x को 0 डाला, x को 0 डाला तो y-1, y को 0 डाला तो x1, तो 0-1 एंड 1 0, ये थर्ड स्ट्रेट लाइन ये बन गई। सिमिलरली फोर्थ स्ट्रेट लाइन ये बन गई। तो 4 स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। तो आपको पता है कि इसका डिस्टेंस निकाल लो, इसका बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसका डिस्टेंस क्या है, डैड माइनस डैड का स्क्वायर, डैड माइनस डैड का स्क्वायर एंड सिमिलरली -1 -0 का स्क्वायर। तो आपका जो लेंथ आ रही है और √2 आ रही है। सिमिलरली ये ब्रेथ देखो, ब्रेथ क्या आ रही है, अगेन ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस क्या आ रहा है, -1 -0 का स्क्वायर 0 + 1 का स्क्वायर, ये भी आपका √2 आ रहा है। तो लेंथ भी √2 है, ब्रेथ भी √2 है, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। ये आपका लेंथ भी √2 है, ब्रेथ भी √2 है, ये आपका लेंथ इक्वल टू ब्रेथ हो गया, ये आपका स्क्वायर बन गया। रेक्टेंगल क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो लेंथ एरिया स्क्वायर क्या होता है, एरिया स्क्वायर होता है आपको पता ही है लेंथ का स्क्वायर, या लेंथ इंटू ब्रेथ कह दो, या लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर मींस √2 का स्क्वायर, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर। आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़े इजी हो गया हमारे लिए। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, fx बी अ पोलिनोमियल और सेकंड डिग्री। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। fx बी अ पोलिनोमियल और सेकंड डिग्री एंड f1 इज इक्वल टू f(-1) एंड वी आर एंड abc इन ap, देन डेरिवेटिव क्या होंगे। देखो पहली बात है, यहाँ पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि fx बी अ पोलिनोमियल और सेकंड डिग्री। तो सेकंड डिग्री का कोई पोलिनोमियल अज्यूम करो, सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल आपने अज्यूम कर लिया, अज्यूम आपने, ओके अज्यूम कर लिया, ये आपका सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल हो गया।
इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका डेरिवेटिव क्या है 2px प्लस क्यू। इसका डेरिवेटिव क्या है 2px प्लस क्यू। अब आपको पता है कि ये डेरिवेटिव है, तो मेरे ख्याल से इस इंफॉर्मेशन की कोई मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ए बी सी ए पी, अच्छा मुझे चाहिए क्या एफ डैश ए। एफ डैश ए का क्या मतलब हो गया 2pa प्लस क्यू। एफ डैश बी का क्या मतलब हुआ 2pb प्लस क्यू। एफ डैश सी का क्या मतलब हुआ बताओ 2pc प्लस क्यू। आपको पता है कि अगर एबीसी आपको एपी पता है, अगर एबीसी एपी है उसमें कोई सेम चीज मल्टीप्लाई करोगे वो भी एपी होगा। अगर एबीसी एपी है, अगर आपको पता है कि अगर एबीसी एपी है, आपको गिवन है एबीसी एपी है, उसमें 2p मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एपी होगा। उसमें 2p मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एपी होगा। उसमें क्यू सेम चीज ऐड करोगे वो भी एपी होगा। एपी में सेम चीज मल्टीप्लाई करो, एपी में सेम चीज डिवाइड करो, माइनस करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एपी में चारों ऑपरेशन पास होते हैं। एपी में चारों ऑपरेशन पास होते हैं। आप सेम चीज मल्टीप्लाई करो तब भी एपी होगा, सेम चीज ऐड करो तब भी एपी होगा। पहले हमने 2p मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्यू ऐड किया, ये भी आपका एपी होगा। ओके, पहले ये एपी है, इसमें 2p मल्टीप्लाई किया, फिर आपने क्यू ऐड किया, अगेन वो एपी का एपी होगा। तो इसका मतलब श्योर है कि एफ डैश ए ये आपका क्या हो गया एफ डैश ए हो गया, ये आपका एफ डैश बी हो गया, ये आपका एफ डैश सी हो गया। डेफिनेटली दे आर इन एपी। तो ये आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, इससे कुछ फायदा थोड़ा सा ये था, मैं अभी दिखाऊंगा कि इससे क्या फायदा होगा, बट फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी। सिंपल सी बात थी, 3 नंबर एपी है तो उसके डेरिवेटिव क्या हो गए वो भी एपी हो गए। तो आपका आंसर हो गया डी चॉइस। ओके स्टूडेंट क्लियर। अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हो कि उसकी इंफॉर्मेशन की क्या नीड थी, आपको पता है कि f1 इक्वल टू f माइनस वन, तो अगर दोनों को आप f1 इक्वल टू f माइनस वन करोगे तो आपका क्यू जीरो आ जाएगा। तो क्यू जीरो आ गया तो डेरिवेटिव आपका सिंपल डेरिवेटिव 2px रह गया। तो मैंने बोला कि क्यू जीरो हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्यू इज अ कांस्टेंट। क्यू मेरा डेरिवेटिव में कांस्टेंट होता है तो उसका मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा आंसर भी वही आया और यहाँ पर भी वही आंसर है। सो दे आर नाउ इन 2pa 2pb 2pa 2pb 2pc are in AP because ABC in AP. Okay, very simple question. Okay students, now question number 19. Question number 19 क्या है, find the point at which tangent has a slope this. Tangent का slope, tangent का slope क्या होता है, derivative of the curve. Slope of tangent क्या होता है, slope of the tangent is derivative of the curve. उसे हमें tangent का slope दिया हुआ है, टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, हम अपने टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। उसने स्लोप दिया हुआ है, हम अपना स्लोप निकाल लेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, आपको पता है कि अंडर का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर समथिंग इंटू अंदर का डेरिवेटिव 4। सभी बच्चों को डेरिवेटिव निकालना आता है, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। पर हमें क्या गिवन है, ये क्या स्लोप ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट। डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप ऑफ दी टेंजेंट, वो हमें दिया हुआ 2/3। तो ये डेरिवेटिव आपका 2/3 हो गया। ओके, ये डेरिवेटिव आपका क्या होगा 2/3 हो गया। बस कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करके पॉइंट एक्स निकल जाएगा। अब आपको दिख ही रहा है कि अब इसको सॉल्व करोगे, अब इसको उधर ले गए, इसको कैंसिल कर दिया तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 3 आ गई तो वाई की वैल्यू क्या आएगी वो भी देख लो। अब x3 आपकी दो चॉइस में है, तो एक्स को 3 डालोगे, एक्स को 3 पुट किया तो वाई आपका 2 आ जाएगा। एक्स को 3 पुट करो, 12 माइनस 3 ये आपका 9 हो जाएगा, 9 का अंडर 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो x3 तो y2, तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो आंसर होगा बी चॉइस। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी दिख रहे हैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो एनआईटी का फेवरेट क्वेश्चन है। अटल स्पीक्स ट्रूथ इन 70% केसेस, जॉर्ज स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस, इन व्हाट परसेंटेज दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टडीइंग द सेम फैक्ट। In stating the same fact, they contradict each other. Contradict कब करेंगे वो? They contradict each other. Contradiction कब आएगी? Contradiction तब आएगी जब पहले ने सच बोला, दूसरे ने लाई बोला। First speak truth, second speak lie. First speak truth, second speak lie. Truth, lie. Then they contradict each other. पहले ने सच बोला, दूसरे ने झूठ बोला। और first speak lie, second speak truth. First speak lie, second speak truth. Again they contradict each other. कॉन्ट्रडिक्शन की दो बातें हो सकती है, ट्रूथ लाई, लाई ट्रूथ। तो ट्रूथ का केस क्या है 70%, और पहले के ट्रूथ का 70%, सेकंड का लाई का 60% उसके ट्रूथ का है, तो उसके लाई का 40%।
और फर्स्ट के लाई का 30%, सेकंड के ट्रूथ का 60%। तो दिस इज आंसर। ओके, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ क्या है, 70% है। यहाँ पर देख, अब आप, मैंने आपको समझा दिया, आप नीचे देख लो, आराम से देखो आप, मैंने आपको एक बार ऐसे ही समझा दिया। अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या आपको बताया, यहाँ पर लिखा हुआ, वही लिखा हुआ, देखो, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर ओनली व्हेन one will speak truth, other will speak lie. So required probability is truth lie, lie truth. तो lie मैंने आपको पहले बता दिया। तो probability और truth क्या फर्स्ट वन की, probability और truth फर्स्ट वन की 70% है। तो probability और lie क्या फर्स्ट वन की probability और lie 30% है। सिमिलरली सेकंड पर्सन की truth की क्या 60% है, तो सेकंड पर्सन की lie की क्या होगी 40% होगी। तो ये आपने यहाँ पुट कर दिया, ये सब कुछ यहाँ पुट कर दिया, 10 आपको पता ही है, यहाँ आपने पुट कर दिया, तो आपका आंसर 23/50 आ गया। तो आपने 20 क्वेश्चन मेरे साथ डिस्कस किए हैं 2013 के। तो आपने देखा होगा कि पेपर बड़ा इजी आया था, इतना कोई मुझे मुश्किल नहीं आ रही डिस्कस करने में। ये जुड़ा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट के चक्कर में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को खींच देता हूँ। अदरवाइज अगर मैं क्वेश्चन करने आऊँ तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन तो बड़े ईजी थे, पर जब कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है। तो अब इसको देखो 20 क्वेश्चन को, नेक्स्ट पार्ट में हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा कि इन्फोमैथ इंडिया का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, और हमारा जो इन्फोमैथ का जो फेसबुक पेज है, इन्फोमैथ इंडिया यूट्यूब चैनल, इन्फोमैथ इंडिया फेसबुक पेज, इनको लाइक और सब्सक्राइब करो, और थोड़े से आपको चीजें इसमें मिलती रहेंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।